Hello everyone, I hope you all are fit and fine. In my previous video, I have discussed about the syllabus of business studies for class 11 students for the session 2020-21. If you haven't seen that video yet, then the link is in the description. Please go and check. In this video, I will be discussing about chapter 1 of business studies, that is the evolution and fundamental of business. So let's begin. There are two sections in this chapter. The section 1, that is history of trade and commerce. We will be studying about the banking system, the transportation, rise of intermediaries, Indian economy. And in section 2, that is nature and concept of business, we will be studying about the meaning, characteristics of business, what are the business risks, what is industry, trade and commerce. We will be starting with section 2, that is nature and concept of business. There are some key terms on this chapter, so we will be going through one by one. The first one is human activity. ह्यूमन एक्टिविटी वो सब एक्टिविटीज होती हैं जो हम करते हैं या हमसे हो जाती है फ्रॉम मॉर्निंग टू इवनिंग। जो भी हमारा डेली स्केड्यूल होता है उसके अंदर हम जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं वो सब हमारी ह्यूमन एक्टिविटीज के एग्जाम्पल्स हैं। द नेक्स्ट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी वो एक्टिविटीज होती हैं जो हमारे लाइवलीहुड को रन करने के लिए करना बहुत जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्कर जो फैक्ट्री में काम करता है उससे उसको कुछ ना कुछ मॉनेटरी बेनिफिट मिलता है, उसको वेजेस मिलती है जिससे वो उसका लाइवलीहुड रन करता है, उसकी फैमिली का लाइवलीहुड रन करता है। तो वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल होता है इकोनॉमिक एक्टिविटी का। सिमिलरली, डॉक्टर्स अटेंडिंग पेशेंट इन अ क्लिनिक इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। द नेक्स्ट वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से हमारी लाइवलीहुड को कोई फर्क शायद ही पड़ेगा, लेकिन फिर भी हम उन एक्टिविटीज को करते हैं। द मेन रीजन व्हाई वी डू नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज बिकॉज ये एक्टिविटीज आउट ऑफ लव या फिर सिंपैथी या फिर कोई अफेक्शन की वजह से परफॉर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल, मदर वर्किंग इन होम, शी इज नॉट गेटिंग एनी काइंड ऑफ मॉनेटरी बेनिफिट फ्रॉम दैट, बट स्टिल शी डज दैट वर्क बिकॉज शी लाइक्स इट and out of love she is doing that. Similarly, one more example is boy helping to cross road. This is also example of non-economic. The next activity is business. बिजनेस क्या होता है? बिजनेस एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कनेक्टेड होती है गुड्स एंड सप्लाई से, गुड्स एंड सर्विसेज से। गुड्स जो कि हम लोग या तो प्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर परचेज कर रहे हैं या तो हम सेल कर रहे हैं, एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड ऑब्वियसली वन थिंग विच यू हैव टू रिमेंबर इज कि मेन ऑब्जेक्टिव जो होता है बिजनेस का वो अर्निंग प्रॉफिट होता है। सो इसी से हमारा बिजनेस का डेफिनेशन बनता है, बिजनेस वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो प्रोडक्शन, परचेज या सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड होती है, एंड उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है अर्निंग प्रॉफिट। सम ऑफ द एग्जांपल ऑफ बिजनेस आर मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, फिशिंग एक्सेट्रा। द नेक्स्ट इज प्रोफेशन। प्रोफेशन एक वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जिसमें एक स्पेशल नॉलेज या स्पेशल स्किल को लगाना बहुत जरूरी होता है। इट्स वेरी नेसेसरी टू अप्लाई दोज स्पेशल स्किल्स एंड नॉलेज इन आवर ऑक्यूपेशन इन ऑर्डर टू अर्न समथिंग मॉनेटरी, दैट इज फीस। फॉर एग्जाम्पल, सीए, डॉक्टर, लॉयर, ये जितने भी प्रोफेशनल लोग हैं ये सब प्रोफेशन एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं। द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है जो कि कहीं और जाकर वर्कर्स वर्क को परफॉर्म करते हैं, मतलब किसी और के लिए वर्क को करना इज एम्प्लॉयमेंट, और उसके बदले में हम लोगों को या जो वर्कर्स होते हैं उनको रेम्यूनरेशन मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, द फैक्ट्री वर्कर्स, द सैलरीड एम्प्लॉयज, द क्लर्क्स एक्सेट्रा। ह्यूमन एक्टिविटीज दो टाइप की होती हैं, वन इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, द अदर वन इज नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड फर्दर इकोनॉमिक एक्टिविटीज को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट वन इज बिजनेस, द सेकंड वन इज प्रोफेशन एंड द थर्ड वन इज एम्प्लॉयमेंट। इन सब के बारे में एज अ डेफिनेशन हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया है और अब हम इन डिटेल इसको आगे पढ़ेंगे। जस्ट टू मेक इट मोर क्लियर, अब हम इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज के बीच में डिफरेंशिएट कर लेंगे on the basis of 5 things, ताकि हम लोगों को इनका डेफिनेशन और इनके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाए। तो फर्स्ट जो चीज आती है इकोनॉमिक एक्टिविटी में वो है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी का जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है टू अर्न मनी। हमें कुछ ना कुछ मॉनेटरी टर्म्स में मिलेगा तभी वो इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। अगर हमें सिर्फ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है और कुछ भी मॉनेटरी टर्म्स में नहीं मिल रहा है तो वो हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी कहलाएगी। द नेक्स्ट वन इज मनी मेजरमेंट। सिमिलरली इकोनॉमिक एक्टिविटी में हम जो भी
रिटर्न मिलता है उसको मॉनेटरी टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, लेकिन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में मॉनेटरी टर्म्स या फिर मनी मेजरमेंट नहीं पॉसिबल है। द थर्ड वन इज एक्सपेक्टेशन। हम लोगों को इकोनॉमिक एक्टिविटी करने से क्या एक्सपेक्टेशंस होती है, हम लोग क्यों करते हैं, या हमको क्या लगता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हमको क्या मिलेगा। दैट इज टू अर्न प्रॉफिट या इनकम। हम लोगों को कुछ ना कुछ या तो प्रॉफिट के फॉर्म में मिलेगा या तो इनकम के फॉर्म में मिलेगा। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी हम इसलिए करते हैं ताकि हम लोगों को कोई एक मेंटल सेटिस्फेक्शन या मेंटल पीस मिल सके। द एंड रिजल्ट्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इज ऑलवेज की या तो गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है या फिर सप्लाई हो रही है सर्विसेज की। जबकि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर क्या होता है, या तो मेंटल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है या मेंटल पीस मिल रहा है उस इंसान को जो वो परफॉर्म कर रहा है। द लास्ट वन इज एग्जाम्पल। The example of economic activity is doctors attending patient and workers working in a factory. Non-economic activity का example होता है teachers teaching a child at home and doctors treating patient for free. अब इस चीज को हम एक एग्जाम्पल से पूरा क्लियर कर लेंगे। अगर कोई भी एक टीचर होता है, वो स्कूल में जाकर बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वो उसको उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी कंसिडर करी जाएगी, क्योंकि उससे उसको कुछ ना कुछ इन रिटर्न इनकम हो रही है। लेकिन अगर वही सेम टीचर घर पे अपने खुद के सन को या डॉटर को पढ़ा रहा है, तो वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, क्योंकि वो सन उसको पे नहीं करेगा। ही विल नॉट गेट एनीथिंग इन रिटर्न इन मॉनेटरी टर्म्स, बट स्टिल वो एक्टिविटी करेगा आउट ऑफ लव एंड अफेक्शन, एंड वो उसकी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी। आई होप गाइज नाउ डिफरेंसेस बिटवीन इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल। अब हम बिजनेस को डिटेल के अंदर पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझेंगे। बिजनेस का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेट्स रिवाइज। बिजनेस इज दोज एक्टिविटीज, actually those economic activity which are connected with production, purchase and sale of goods and supply of services with main object of earning profit. For example, manufacturing, fishing, farming, etc. Now we will move forward towards the characteristics of business, कि business actually में क्या होता है, business से क्या क्या characteristics या क्या क्या features होते हैं business के। जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऑब्वियसली बिजनेस से को हम करते हैं तो हमारे जो मेन एम होता है वो होता है कि हमें उससे प्रॉफिट मिले। बिजनेस की डेफिनेशन में भी लिखा है कि मेन ऑब्जेक्ट इज अर्निंग प्रॉफिट। तो बिजनेस इज इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज वी विल अर्न सम सॉर्ट ऑफ मॉनेटरी वैल्यू फ्रॉम बिजनेस। सेकेंड इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। हम बिजनेस के अंदर या तो कहीं से गुड्स एंड सर्विसेज को लेते हैं या फिर हम खुद मैन्युफैक्चर करते हैं, उसको खुद प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो बिजनेस का एक पार्ट होता है। नेक्स्ट इज सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगेन द सेम टाइप, अगर हम उसको मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अगर गुड्स को बेच रहे हैं, हमारा कोई गोडाउन है जहां से हम गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर बेच रहे हैं मार्केट में, तो भी हम बिजनेस एक्टिविटी होंगी, हमारी कंपनी की बिजनेस एक्टिविटी होगी, हम लोग बिजनेस की कैरेक्टरिस्टिक्स में फॉलो करेंगे। नेक्स्ट इज डीलिंग ऑन गुड्स ऑन सर्विसेज ऑन रेगुलर बेसिस। गाइस ये एक नई बात है, हमने अभी तक नहीं पढ़ा है, पर बिजनेस में एक बात हमेशा याद रखना, मैंने 2 दिन कुछ काम करा और मैंने थर्ड डे वो काम करना छोड़ दिया तो वो मेरा बिजनेस नहीं हुआ। बिजनेस को हमको रेगुलर बेसिस पे करना होगा। हम जो गुड्स एंड सर्विसेज की डीलिंग इन द सेंस जो परचेज एंड सेल कर रहे हैं वो हम इनफाइनाइट पीरियड के लिए करने चाहिए, हम वो रेगुलर बेसिस पे करने चाहिए, तो ही वो हमारा बिजनेस कहलाएगा। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, ये जो रिस्क है वो बहुत बड़ा बिजनेस के अंदर एक पार्ट प्ले करता है। हम लोगों को इतना पता है, हमने अभी तक ये पढ़ा है कि हमें बिजनेस से प्रॉफिट होता है, लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं होता है। ड्यूरिंग रिसेशन टाइम्स या फिर जब हमारे प्रोडक्ट का डिमांड नहीं होता है, हम लोगों को रिटर्न कुछ भी नहीं होता है, इवन कई कंपनीज लॉस में भी जाती है। तो रिटर्न हमेशा प्रॉफिट में हो ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी कंपनीज को लॉस में भी रिटर्न होता है। प्रॉफिट अर्निंग ऑब्वियसली हमारा एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक होगा, क्योंकि प्रॉफिट के लिए ही हम बिजनेस को रन कर रहे हैं। हमारा मेन मकसद यही होता है कि हमें प्रॉफिट कमाना है। कोई भी बिजनेसमैन कभी भी ये नहीं सोचेगा कि आज मैं बिजनेस करूंगा बट मुझे कुछ भी प्रॉफिट नहीं चाहिए, उसके बदले मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो लॉस करने के लिए बिजनेस को रन कर रहा हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। एलिमेंट ऑफ रिस्क बहुत ज्यादा होती है बिजनेस के अंदर। कभी भी हमारा प्रोडक्ट आउट ऑफ डिमांड हो सकता है, ऑब्सोलीट हो सकता है, कुछ भी भरोसा नहीं है, बहुत सारी रिस्क होती है बिजनेस के अंदर। बट वो सब रिस्क ही
मिलकर बिजनेस को फॉर्म करती है। तो ये सब रिस्क बिजनेस में होना भी बहुत जरूरी है। रिस्क इज पॉजिटिव ऑल्सो एंड नेगेटिव ऑल्सो। एलिमेंट्स ऑफ रिस्क बहुत सारे होते हैं, हम उनके बारे में आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा प्रोफेशन। प्रोफेशन का डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो लेट्स रिवाइज। प्रोफेशन includes activities which require special knowledge and skill to be applied by an individual in their occupation to earn fees. For example, CA, doctor, lawyer, etc. Moving forward towards the characteristics of profession, the first one is well-defined body of knowledge. Profession एक काफी अच्छा सा सिस्टमैटिक अप्रोच होता है। हम लोगों को स्टेप बाय स्टेप नॉलेज को अटेन करना होता है इन ऑर्डर टू गेन अ प्रोफेशनल डिग्री। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों को अगर सीए का एग्जाम देना होता है तो हम लोगों का काफी सिस्टमैटिक अप्रोच होता है, जो कि पहले आपको फाउंडेशन क्लियर करना है, उसका एग्जाम देना है, फिर इंटर क्लियर करना है, उसका एग्जाम देना है, और फिर फाइनल्स के टूवर्ड्स होता है। उनका सिलेबस भी काफी उस अकॉर्डिंग ही डिवाइडेड होता है। तो वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज का यही मतलब होता है कि बहुत सिस्टमैटिक नॉलेज मिलती है, बहुत सिस्टमैटिक अप्रोच फॉलो होती है। सेकेंड इज रेस्ट्रिक्टेड एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री का क्या मतलब होता है कि हमें ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कोई तो क्वालिफिकेशन या फिर एक लेवल अटेन करना पड़ता है इन ऑर्डर टू गेन एनी प्रोफेशनल डिग्री। हम लोगों के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है कोई भी प्रोफेशनल डिग्री के लिए, वो होता है कि एटलीस्ट हम लोग ग्रेजुएट हों या फिर हम लोग 12th क्लियर कर चुके हों। इस टाइप से हर एक प्रोफेशन का अलग अलग होता है। वो एंट्री के लिए जरूरी होता है कि हमें एटलीस्ट उतना नॉलेज हो, तब जाके हम आगे और नॉलेज ले सकें। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल एसोसिएशन। हम लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है कि आपको उस एसोसिएशन का एक मेंबर बनना है अगर आपको वो प्रोफेशन फॉलो करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक लॉयर हैं तो आपको बार काउंसिल का मेंबर बनना पड़ेगा और फिर ही आप आपकी प्रैक्टिस कर सकते हो एज अ लॉयर, अदरवाइज आप नहीं कर सकते, क्योंकि इन लोगों के खुद के रूल्स होते हैं जो कि फॉलो हुए होते हैं, और इसीलिए वो प्रोफेशनल जो होते हैं काम करते हैं, और स्पेशल नॉलेज और स्पेशल स्किल की वजह से हम उन्हें फीस प्रोवाइड करते हैं। जो लास्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है कि एक्टिविटीज आर सब्जेक्ट टू गाइडलाइंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट। जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म की जाती है इन एनी प्रोफेशनल वे, प्रोफेशनल मैनर में, उन सबके पीछे कोई ना कोई तो रूल्स होते हैं, कोई ना कोई रेगुलेशन होते हैं, गाइडलाइंस होती है, या फिर कोई कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि उस प्रोफेशन को बनाए रखता है। बेसिकली हर आदमी, हर इंसान जो भी उस प्रोफेशन के अंदर है, उसको वो वाला रूल और वो वाला गाइडलाइन या वो वाला कोड ऑफ कंडक्ट ध्यान में रखकर ही काम करना होता है, तब ही वो प्रोफेशन के अंदर आएगा, अदरवाइज उसकी डिग्री को सीज कर लिया जाता है प्रोफेशनल एसोसिएशंस के द्वारा। सो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोफेशन। द लास्ट वन इज एम्प्लॉयमेंट। अगेन एम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन हम लोग रिवाइज करेंगे। एम्प्लॉयमेंट कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज इन विच पीपल वर्क फॉर अदर्स एंड गेट रेम्यूनरेशन इन रिटर्न। वेरी सिंपल एंड वेरी क्लियर। For example, workers, salaried employees, clerks, etc. Moving forward, for the characteristics of employment, the first one is contractual relation. जो भी employment के अंदर परफॉर्म करता है, तो उन लोगों का एक एम्प्लॉय होता है और एक एम्प्लॉयर होता है। एम्प्लॉयर वो होता है जो एक एम्प्लॉय को काम पे रखता है और उसको सारे रूल्स बताता है। उन दोनों के बीच में कोई ना कोई एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होना जरूरी है। बेसिकली वो एक लेटर होता है जिसके अंदर की लिखा जाता है कि वो कितना सैलरी लेगा या वो किस हिसाब से काम करेगा, उसको क्या क्या काम करना है, कितने साल का काम करना है, वो सारा एक उस पेपर पे लिखा होता है जो उन दोनों के बीच में एक सिमिलैरिटी को परफॉर्म करता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड और रिटर्न। या तो उस बंदे को जो भी एम्प्लॉयमेंट कर रहा है उसको कुछ ना कुछ रिटर्न मिलना जरूरी है, उसको कुछ ना कुछ रेम्यूनरेशन मिलना जरूरी है, वरना वो क्यों किसी और के लिए काम करेगा। सो बेसिकली कुछ ना कुछ जो एम्प्लॉयर होता है वो अपने एम्प्लॉय को रिवॉर्ड देता है। कई बार अपने एम्प्लॉय को वो बोनस और डिफरेंट पर्क्स भी प्रोवाइड करता है जिससे कि उनका मोरल बूस्टअप होता है। नेचर ऑफ वर्क, जो भी कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन के अंदर वर्क डिटरमाइंड होता है, जो भी एम्प्लॉयर उसको वर्क देता है, जो भी समझाता है, वो सब उसको करना होता है एज एन एम्प्लॉय। नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
एम्प्लॉयमेंट के अंदर जीरो कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है एंड मिनिमम रिस्क होता है। इसके अंदर कुछ भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करना, क्योंकि हम तो सिंपली कहीं जाकर काम कर रहे हैं और हम वहां से अपना पैसा ले रहे हैं। हमें कोई मतलब नहीं है कि उसकी बिल्डिंग में आग लग रही है या क्या हो रहा है। ऑब्वियसली हम उस ऐसा नहीं है कि उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखेंगे, हम खुद केयरलेस हो जाएंगे, बट हम लोगों की तरफ से कोई कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट इज कोड ऑफ कंडक्ट। सिमिलरली इसके भी कुछ रूल्स होंगे, रेगुलेशंस होंगे जो हमको फॉलो करने होते हैं। वर्क एथिक्स जिनको कहते हैं, वो फॉलो करने होंगे इन ऑर्डर टू गेन अ बेटर बी अ बेटर एम्प्लॉय एंड हैव एन एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी। Okay, guys? So here comes our last and the most important slide, that is comparison of business, profession and employment. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट 6 मार्क का क्वेश्चन है जो कि एग्जामिनर्स पूछता है। एक बात याद रखना गाइस कि जब भी हम लोग डिफरेंसेस को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो हमें हमेशा बेसिस जो होते हैं ये सब लिखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा चाहता है कि हम लोग बेसिस लिखकर डिफरेंशिएट करें ताकि वो उसके लिए भी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो और हम लोगों को भी याद करना ईजी होता है उससे। कई एग्जामिनर्स बेसिस ना लिखने की वजह से मार्क्स भी कट कर लेते हैं। सो रिमेंबर कि हम लोगों को हमेशा डिफरेंसेस में बेसिस जरूर लिख कर आना है। द फर्स्ट पॉइंट इज मोड ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए एंटरप्रेन्योर का डिसीजन कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, विद सम ऑफ द लीगल फॉर्मेलिटीज जो कि हम आगे पढ़ेंगे कि क्या क्या लीगल फॉर्मेलिटीज होती है। बट एज ऑफ नाउ हमें ये याद रखना है कि एंटरप्रेन्योर का डिसीजन और सम लीगल फॉर्मेलिटीज जरूरी होती है एज टू स्टार्ट अ बिजनेस। जबकि प्रोफेशन को स्टार्ट करने के लिए जो प्रोफेशनल बॉडी होता है उसका मेंबरशिप होना एंड सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होना दोनों जरूरी है। और एम्प्लॉयमेंट के लिए हम लोगों को एम्प्लॉयर के द्वारा दिया हुआ अपॉइंटमेंट लेटर एंड सर्विस एग्रीमेंट दोनों से चाहिए होता है। द सेकेंड इज नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस के अंदर गुड्स को सप्लाई करना, सर्विसेज को सप्लाई करना, प्रोड्यूस करना, प्रोवाइड करना, ये सब कुछ चीजें होती है बिजनेस के अंदर। और प्रोफेशन में होता है पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज को देना। ये वो सब पर्सनलाइज एक्सपर्ट सर्विसेज का मतलब हुआ गाइस कि ये सर्विसेज खाली वो इंसान दे सकता है जो ये सर्विस का मेंबर है या फिर जो जिसके पास वो डिग्री है, क्योंकि एक्सपर्ट सर्विस हर कोई नहीं दे सकता है। और वो अपनी एक्सपर्ट सर्विस अपनी जो भी स्टडीज है वो सब से जो भी उसने अटेन करा है उन सब के बेसिस पे देता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी वर्क होता है सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता है, रूल्स ऑफ सर्विस में लिखा हुआ होता है, उसी अकॉर्डिंग उसको वर्क करना होता है। द थर्ड वन इज क्वालिफिकेशन। बिजनेस रन करने के लिए कोई मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं है। आप अगर 12th पास हैं तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, इवन आप उससे भी बिलो हैं तो भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। पर प्रोफेशन के लिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एक पर्टिकुलर ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया हो किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में, तो ही आप प्रोफेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयमेंट का सिंपल सा फंडा है, जो भी चीज एग्रीमेंट में लिखी है, जो भी एग्रीमेंट में क्वालिफिकेशन मेंशन है मिनिमम, वो आपके पास होना जरूरी है इन ऑर्डर टू स्टार्ट एन एम्प्लॉयमेंट। रिवॉर्ड और रिटर्न, तो हम लोगों को बिजनेस से प्रॉफिट अर्न होता है, प्रोफेशन से प्रोफेशनल फीस एंड एम्प्लॉयमेंट से रेम्यूनरेशन इन फॉर्म ऑफ सैलरी और वेजेस। द कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस इज as much as depending on the nature and size of the business। जितना बड़ा हमारा बिजनेस होगा, जो हमारे बिजनेस का नेचर होगा, उस पर ही हमारा इन्वेस्टमेंट डिपेंड करेगा। जबकि प्रोफेशन के अंदर बड़ा ही लिमिटेड कैपिटल नीड होता है, क्योंकि हम लोगों को सिर्फ एक ऑफिस चाहिए होता है मेजरली और सम सॉर्ट ऑफ फर्नीचर वी नीड, दैट्स ऑल वी नीड फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट एंड वी कैन स्टार्ट आवर ओन प्रोफेशन। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता, बिकॉज वी गो इन अदर पर्सन प्रीमाइसेस एंड देयर वी वर्क। रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है बिजनेस के अंदर, क्योंकि प्रॉफिट बिल्कुल भी सर्टेन नहीं है, हम लोगों को कभी भी लॉस में जा सकता है हमारा बिजनेस। इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि बिजनेस में प्रॉफिट ही होता है, देयर आर हाई चांसेस कि बिजनेस में लॉस हो। इसीलिए रिस्क जो होता है वो बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है। जबकि प्रोफेशन में एज कंपेयर टू बिजनेस कम रिस्क होता है, थोड़ा बहुत ही रिस्क होता है, ज्यादा रिस्क नहीं होता है। एम्प्लॉयमेंट के अंदर देयर इज नो रिस्क एट ऑल, बिकॉज हम लोगों का पे जो होता है वो हमारे एग्रीमेंट में ऑलरेडी मेंशन होता है और उस हिसाब से ही पेमेंट होता है। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, ट्रांसफर इज पॉसिबल इन बिजनेस विद सम फॉर्मेलिटीज।
आप अपना बिजनेस किसी और को कभी भी ट्रांसफर कर सकते हैं और वो फिर उस बिजनेस को रन कर सकता है. इट्स अ इजी प्रोसेस हियर. बट प्रोफेशन में ऐसा नहीं हो सकता. आप अपनी सीए की डिग्री ये नहीं कह सकते कि आज से मेरा भाई को दे रहा हूं मैं, उसको वही आज से सी होगा और वही सारे क्लाइंट्स को हैंडल करेगा. दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड सेम विद एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो आपका एग्रीमेंट हुआ उसमें आपका नेम मेंशन है, तो आप किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकते अपना इंटरेस्ट. द लास्ट वन इज कोड ऑफ कंडक्ट. बिजनेस का अपना कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है. जैसा वो चाहे वैसा बिजनेस रन कर सकते हैं. प्रोफेशन के अंदर उनका एक प्रोफेशनल कोड ऑफ कंडक्ट होता है जो कि उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है. और एम्प्लॉयमेंट के अंदर जो भी उनके एग्रीमेंट में जो भी नॉर्म्स या रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे होते हैं वो सब एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के दोनों के लिए जरूरी है कि वो उस चीज को फॉलो करें. सो ये था हम लोगों का टोटल कंपैरिजन बिटवीन बिजनेस, प्रोफेशन, एम्प्लॉयमेंट. रिमेंबर गाइस, हम लोगों को कोई भी 6 चीजें याद रखनी है क्योंकि एग्जाम में 6 मार्क का ही क्वेश्चन आएगा और हम लोगों से 6 ही पूछे जाएंगे. तो फ्रॉम दीज 8 whichever you think 6 are best for you, you can remember. This video was all about economic and non-economic activities, what is business, profession and employment, what are its characteristics and the comparison between these three. I will be uploading more videos related to this chapter as soon as possible. If you have any kind of query, then you can write in the comment section. Okay guys, till then, please like, share and subscribe to our channel and stay tuned. Bye-bye.